आप देख रहे हैं सिटी सेंटर शो। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज। शो की शुरुआत कर रहे हैं रिया चक्रवर्ती की खबर के साथ। सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले से जुड़े ड्रग्स मामले में गिरफ्तार हुई रिया चक्रवर्ती तकरीबन 1 महीने तक जेल में रहने के बाद जमानत पर बाहर आ गई हैं। हालांकि उनके जो भाई हैं शौविक चक्रवर्ती, वो अभी भी जेल में रहेंगे। बॉम्बे हाईकोर्ट ने उनकी जमानत अर्जी ये कहते हुए खारिज कर दी कि शौविक के संबंध ड्रग्स सिंडिकेट में शामिल आरोपियों से हैं। सुशांत सिंह राजपूत संदिग्ध मौत की मुख्य आरोपी रिया चक्रवर्ती बॉलीवुड ड्रग्स सिंडिकेट का हिस्सा नहीं। बॉम्बे हाई कोर्ट के जस्टिस सारंग कोतवाल ने अहम फैसला सुनाते हुए रिया चक्रवर्ती के साथ ही दीपेश सावंत और सैमुअल मिरांडा को जमानत दे दी। दीपेश सुशांत सिंह के हाउस मैनेजर थे, उनके साथ एम्प्लॉयड थे। वो पहले प्रोजेक्ट मैनेजर थे, फिर काम छोड़ दिए, फिर वापस ज्वाइन किए। उनका रोल इतना था कि उनको कोई इंस्ट्रक्शंस कलेक्ट करने के लिए कुछ नीड्स है, हाउस होल्ड गुड्स है, उसका और सैमुअल मिरांडा का रोल एग्जैक्टली सेम था उनका दोनों का। और वो हिसाब से वो दोनों का रोल तो खाली बहुत लिमिटेड था। हमारा कोर्ट के सामने यही आर्ग्यूमेंट था या यही दलील दिए थे कि वो फाइनेंसिंग में, उनका एलिगेशन भी नहीं है कि वो फाइनेंसिंग परचेसर और या सेलर है। उनका काम खाली था कि कहीं भी से भी पार्सल उनको बोला जाए जाके कलेक्ट कर लो तो वो कलेक्ट करते थे। अदालत ने कहा कि रिया की पहली पेशी में भी एनसीबी ने रिमांड नहीं मांगी थी। इसका मतलब उसने जांच में सहयोग किया था और एजेंसी उसके जवाबों से संतुष्ट थी। ड्रग्स लेने के लिए दूसरों को पैसे देने का मतलब उसे फाइनेंस करना नहीं है। रिया के खिलाफ पहले से कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं है। उसने ड्रग्स बेचकर कोई मुनाफा नहीं कमाया। वो ड्रग्स डीलरों की कड़ी का हिस्सा भी नहीं है। सिर्फ इस आधार पर एनडीपीएस कानून की धारा 27A के तहत जोड़ा जाना ठीक नहीं कि कुछ मौकों पर ड्रग्स खरीदने के लिए उसने अपने पैसों का इस्तेमाल किया। मैं था आज जेल में, और वो जेल से छूटने के बाद मेरे साथ थी। वो बहुत बातचीत हो गई है और वो एकदम स्ट्रांग है और लड़ने के लिए तैयार है। जिन्होंने भी उसको तकलीफ दी है उनके पीछे हो जाएगी, जरूर जाएगी। जाहिर है 14 जून को सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद से ही आरोपों के घेरे में रही रिया चक्रवर्ती के लिए ये बड़ी राहत की बात है। लेकिन उनके भाई शौविक चक्रवर्ती को अभी जेल में ही रहना होगा, क्योंकि अदालत ने शौविक और अब्दुल बासित की जमानत अर्जी खारिज कर दी। अदालत के मुताबिक शौविक चक्रवर्ती अब्दुल बासित अनुज केशवानी और कायजात से जुड़ा प्रतीत होता है। अनुज के पास से कारोबारी मात्रा में ड्रग्स बरामद हुई हैं। इस लिहाज से ड्रग डीलरों के चेन से जुड़ा लगता है और वो ड्रग्स के खरीद फरोख्त में भी शामिल था। अदालत ने मामले में एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह के इस तर्ज को भी खारिज कर दिया कि सेलिब्रिटी और रोल मॉडल के साथ कठोर व्यवहार किया जाना चाहिए ताकि ये मिसाल बन सके और युवा पीढ़ी अपराध की तरफ प्रोत्साहित न हो। जस्टिस सारंग कोतवाल ने कहा कि मैं इससे सहमत नहीं हूँ। कानून के समक्ष सभी बराबर हैं। सेलिब्रिटी हो या फिर रोल मॉडल, किसी को भी अदालत के समक्ष विशेषाधिकार नहीं मिला हुआ है। आरोपी के अपराध और सबूत के आधार पर ही फैसला लिया जाता है। मुंबई से कैमरामैन संजय मंडल के साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। इधर यूपी पुलिस ने केरल के एक पत्रकार और उनके साथ हाथरस जा रहे 3 और लोगों के खिलाफ देशद्रोह और यूएपीए के तहत मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तारी के बाद उन्हें जेल भेज दिया है। जो एफआईआर दर्ज की गई है उसके मुताबिक आरोप है कि विदेशों से चंदा लेकर हाथरस में दंगा कराने की साजिश इनके द्वारा रची गई। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के साथ साथ केरल के एक पत्रकार संघ ने इसकी निंदा की है। केरल के पत्रकार सिद्दीक कप्पन और उनके 3 साथियों को आज मथुरा में अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें 14 दिन की जुडिशियल रिमांड पे जेल भेज दिया गया। उन्हें 5 सितंबर की रात मथुरा के मार्ट टोल प्लाजा से हाथरस जाते हुए गिरफ्तार किया गया था। इनको हाथरस टोल प्लाजा पर रोका गया, प्रयास किया गया, ये नहीं रुके और इन्होंने मरने मारने की धमकी दी गई कि हम जो है मारेंगे इनको और न्याय दिलाएंगे। नहीं माने तो इनका जब फैक्ट की जानकारी की गई तो ये टेरर फंडिंग के रूप में बताते हैं। इन पर जो आरोप है कि ऑनलाइन जो है ये फंड इकट्ठा करते हैं। पहले इन्हें शांति भंग के आरोप में जेल भेजा गया था, लेकिन आज इन पे देशद्रोह, 2 गुटों में धार्मिक नफरत फैलाने, धार्मिक भावनाएं आहत करने, आतंकवाद के लिए फंड जुटाने, इंटरनेट के जरिए दुष्प्रचार करने जैसे संगीन आरोपों में एफआईआर दर्ज की गई। इन पे हुई एफआईआर में लिखा है कि ये चारों लोग शांति भंग करने हाथरस जा रहे थे। इसके पीछे बड़ी साजिश थी। ये लोग ऐसी वेबसाइट से जुड़े हैं जो नाजायज ढंग से विदेशी चंदा लेती है। ये वेबसाइट हाथरस की लड़की को
न्याय दिलाने के आड़ में जन विरोध और हिंसा कराना चाहती थी। विदेशी चंदे से ये लोग सामाजिक समरसता तोड़ने और दंगा कराने में जुटे हुए हैं। एफआईआर में इनके द्वारा दंगे की साजिश करने की बात 8 बार लिखी गई है और आखिर में एफआईआर में यह भी लिखा है कि इसकी गहराई से जांच की जरूरत है कि ये वेबसाइट प्लेटफॉर्म किसने और क्यों बनाया है, इस वेबसाइट प्लेटफॉर्म से अब तक कितनी रकम जमा की गई रकम कहां इस्तेमाल हुई, किसके खाते में गई। केरल श्रमजीवी पत्रकार संघ ने केरल के मलयाली पत्रकार सिद्दीक कप्पन की गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने भी कल इस पे एक बयान जारी कर पत्रकार पर आतंकवाद की दफाओं में केस दर्ज होने का शक जताया था। आज चारों को जेल भेज दिया गया। इस मुकदमे से संबंधित 4 अभियुक्तों को माननीय न्यायालय में पेश किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा इन सभी चारों को जुडिशियल रिमांड के लिए भेज दिया गया है। इस विवेचना में सभी साक्ष्यों को संकलित करते हुए अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। विदेशों से चंदा लेकर के हाथरस में दंगा कराने की साजिश करने के आरोप और एफआईआर तो हैं, लेकिन अभी उसके सबूत नहीं हैं। इसे अदालत में पुलिस को साबित करना होगा, तभी उनको सजा हो पाएगी। मथुरा में सौरभ गौतम और लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। महाराष्ट्र राज्य कोरोना से सबसे ज्यादा ग्रसित है, इसलिए निजी डॉक्टर हो या फिर सरकारी सभी कोविड ड्यूटी पर लगे हुए हैं, जिसकी वजह से राज्य सरकार ने अगस्त महीने में केंद्र सरकार के 50 लाख के बीमा स्कीम में महाराष्ट्र के निजी डॉक्टर्स को भी शामिल किया था। लेकिन इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का कहना है कि राज्य में जिन 57 डॉक्टर्स की निजी डॉक्टर्स की मौत हुई है, उनके बीमा के दावे जो हैं, जो एप्लीकेशन है, उन्हें एक एक करके रिजेक्ट किया जा रहा है। कोविड ड्यूटी पर तैनात निजी डॉक्टर और उनके परिवार खफा हैं, क्योंकि जिस 50 लाख बीमा का सरकार ने इन्हें वादा किया था, ये उससे वंचित हैं। महाराष्ट्र में 45,000 डॉक्टरों वाली इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने राज्य सरकार की कड़ी निंदा की है, जिन्होंने अगस्त महीने में इस नोटिफिकेशन के जरिए निजी डॉक्टरों को भी बीमा देने का वादा किया था। आईएमए के मुताबिक कोविड के कारण राज्य में 57 निजी डॉक्टरों की जान गई है और एक एक करके सभी की बीमा अर्जी खारिज हो रही है। रिजेक्ट हुए कुछ बीमा एप्लीकेशन एनडीटीवी के भी हाथ लगे हैं। केंद्र सरकार ने ये ऐसे ऐलान किया था कि जो भी डॉक्टर, जो भी आरोग्य कर्मचारी इस कोविड में सेवा देते समय अगर गुजर जाएगा तो उसके लिए 50 लाख रुपए का एक उसको इंश्योरेंस दिया जाएगा। ये इंश्योरेंस सिर्फ गवर्नमेंट हॉस्पिटल को था, गवर्नमेंट डॉक्टर्स को था, लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने आईएमए के साथ एक मीटिंग में ये मान लिया था कि ये इंश्योरेंस प्राइवेट डॉक्टरों को भी दिया जाएगा। इस तरह का एक नोटिफिकेशन भी निकाला था, लेकिन पिछले 2 महीने से महाराष्ट्र में 57 डॉक्टरों की मौत हो गई है और इन सबके जो इंश्योरेंस के एप्लीकेशंस है वो सरकार रिजेक्ट कर रही है। एक तरफ से महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा कोरोना की मार है और उसमें प्राइवेट डॉक्टर्स सरकारी डॉक्टरों से ज्यादा काम कर रहे हैं, फिर भी आज सरकार उनके लिए बहुत अपमानजनक व्यवहार कर रही है। जनरल प्रैक्टिशनर डॉक्टर मिलिंद वैरागी कोविड मरीजों को देखते हुए संक्रमित हुए और 8 जुलाई को चल बसे। बीमा एप्लीकेशन रिजेक्ट हो चुकी है। इनकी पत्नी सरकार से मदद की अपील कर रही हैं। अभी उनके जाने से समाज के साथ साथ मेरा फैमिली का भी बहुत सारा नुकसान हो गया है। जैसे उनकी 83 इयर्स की माँ 1.5 महीने में उनके जाने के बाद दुख से हार्ट अटैक आके गुजर गए। मैं भी बाद में कोरोना पीड़ित होके नानावटी हॉस्पिटल में एडमिट थी, ट्रीटमेंट ली। अभी मैं अच्छी हूँ, क्वारंटाइन में हूँ, लेकिन जून से मेरा क्लिनिक पूरा बंद ही है। मेरा कुछ अर्निंग इनकम तो अभी कुछ है नहीं। मेरे ऊपर मेरे लड़की की जिम्मेदारी है। उनको 50 लाख का इंश्योरेंस देने का पहले ऐलान किया था, बाद में उन्होंने मुंह फेर लिया है। मेरा गवर्नमेंट को एक ही निवेदन है कि ये बारे में सोच के थोड़ा निर्णय ले। 1 जून को कोविड के कारण सर्जन डॉक्टर चितरंजन भावे ने भी जान गंवाई। अब उनकी पत्नी और बेटी डॉक्टर भावे के बीमा रिजेक्शन के दोहरे दुख से आहत हैं। I was very disappointed. जब हमें पता चला कि सरकार ने क्लेम रिजेक्ट कर दिया है, मैं बहुत निराश हुई, क्योंकि रिजेक्ट करने की जो वजह उन्होंने बताई वो बहुत तकनीकी थी। डॉक्टर चाहे प्राइवेट क्लिनिक में पेशेंट देखें या सरकारी में, इससे क्या फर्क पड़ता है। A common man is hurt.
इस भेदभाव की वजह से हम बेहद दुखी हैं। ये बीमा रकम को लेकर बात नहीं बल्कि एक डॉक्टर को दिए जाने वाले सम्मान की बात है। वो सम्मान हर डॉक्टर को मिलना चाहिए, फिर चाहे वो प्राइवेट क्लिनिक में काम कर रहे हो या सरकारी में। इन रिजेक्टेड एप्लीकेशन में ये भी दिख रहा है कि सरकारी व्यवस्था में कोविड ड्यूटी पर तैनात निजी डॉक्टरों को भी बीमा के दायरे से दूर रखा गया है। राज्य के डॉक्टर समुदाय ने अपील न माने जाने पर बड़े विरोध की चेतावनी दी है। मुंबई से पूजा भारद्वाज की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और क्या कोरोना को भूल चुके हैं लोग? कोलकाता के बाजारों में किस तरह से दिख रही है भारी भीड़, दिखाएंगे आपको ये तस्वीरें एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए सिटी सेंटर शो। और दुर्गा पूजा को अब कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसे में पश्चिम बंगाल में लोग खरीदारी करने के लिए बाहर निकल रहे हैं। बाजारों में भारी भीड़ नजर आ रही है। इनको देखकर ऐसा लग रहा है शायद ये कोरोना भूल चुके हैं। ऐसे में जो डॉक्टर्स हैं वो घटते बेड्स और बढ़ते केसेस को देखते हुए चिंता जाहिर कर रहे हैं। कोलकाता में इतवार को एक स्टोर में खरीदारी करते हुए लोगों की वायरल तस्वीरें। छुट्टी वाला दिन हो या काम वाला, भीड़ में ज्यादा कमी नहीं आई है। दुर्गा पूजा महज 2 हफ्ते दूर है और कोलकाता वाले ऐसे खरीदारी कर रहे हैं जैसे कोविड महामारी का नाम तक सुना ना हो। लेकिन डॉक्टर परेशान हैं। कोलकाता के 7 सबसे बड़े प्राइवेट अस्पतालों में 530 बिस्तरों में से एक भी खाली नहीं है। कागज पर आपको भले दिख जाए कि इतने हजार बेड्स में कुछ 100 खाली हैं, लेकिन असल में जिन 10 से 12 अस्पतालों में गंभीर बीमारियों से निपटने की अच्छी सुविधाएं हैं, उनमें से ज्यादातर पूरी तरह भरे हुए हैं। स्वास्थ्य सेवाओं की व्यवस्था पर पड़ रहा ये दबाव ऐसे समय पड़ रहा है जब कोलकाता ही नहीं पूरे बंगाल में कोविड संक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे हैं। बुधवार को राज्य में अब तक के सबसे ज्यादा 3,370 मामले और 63 मौतें सामने आई। ममता बनर्जी लोगों से मास्क पहनने को कह रही हैं और दुर्गा पूजा पंडालों के लिए एहतियात करने की ताकीद भी जारी की गई है। लेकिन खरीदार कोई एहतियात करते नहीं दिख रहे और इस बात से तृणमूल के सांसद और डॉक्टर बहुत फिक्रमंद हैं। अगर वो लोग मास्क लगाने में लापरवाही बरत रहे हैं, मास्क नहीं पहन रहे और मुनासिब दूरी नहीं रख रहे, तो आने वाले दिन उनके लिए बहुत खतरनाक हो सकते हैं। कोलकाता में जेडी शंकर के साथ मौनीदीपा बैनर्जी, एनडीटीवी इंडिया। सिटी सेंटर शो में इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन खबरों के लिए बने रहिए एनडीटीवी इंडिया के साथ। नमस्कार।